अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उमैरा अहमद का नॉवल अमरबेल। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। वो किचन से वापस लाउंज में आ गई थी और वहां आकर उसने शहला को उसके मोबाइल पर कॉल किया था। हेलो शहला, मैं अलीज़े हूँ, उसने राब्ता कायम होते ही कहा था। हाँ अलीज़े, तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? नहीं, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। क्यों भाई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? शहला की आवाज़ में तशवीश थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस देर से जागी हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम निकल गया। रात को पढ़ती रही हो? नहीं यार, पढ़ती कहाँ रही हूँ। तुम्हें बताया तो था कि उमर आ रहा है, और सारी रात मैं और नानो उसी का इंतजार करती रहीं। अच्छा, तो क्या वो आ गया है? हाँ, बहुत लेट आया था। क्या हाल है उसका? अभी तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। मैं तो इंतजार करते करते हुए सो गई थी। वो मेरे सोने के बाद ही आया और अभी मैं जागी हूँ तो वो सो रहा है। लंच से कुछ देर पहले उठेगा तो बात होगी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ, वरना तुम ख्वाह मख्वाह परेशान होती रहती। अलीज़े ने वजाहत की थी। कल तो यूनिवर्सिटी आओगी ना? हाँ, कल तो ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। शहला ने दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ कर दिया था। शहला को फ़ोन करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी और उसने 2 दिन पहले मिलने वाली एक असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था। मगर बार बार उसका जहन उमर की जानिब ही जा रहा था। किसी न किसी तरह 12 बजे तक वो इस असाइनमेंट को लिखती रही थी और फिर उठकर एक बार फिर किचन में आ गई। नानो शामी कबाबों के लिए बनाया जाने वाला मिसाला चेक कर रही थी। अलीज़ा ने बहुत अरसे के बाद उन्हें इस जोशो खरोश के साथ किचन में काम करते हुए देखा था। वो मुस्कुराती हुई बाहर लॉन में आ गई। कुछ फूल और शाखें काटने के बाद वो एक बार फिर डाइनिंग रूम में आ गई थी और वहां उसने डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए गुलदान में अरेंज करना शुरू कर दिया था। वह तरतीब मुकम्मल कर चुकी थी और टेबल से फालतू फूल और शाखें इकट्ठी कर रही थी जब उसने डाइनिंग रूम में वही मखसूस मर्दाना आवाज़ सुनी। हेलो अलीज़े। वो कुछ गड़बड़ा गई थी। डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ एक कुर्सी की पुश्त पर वो अपना कोट लटका रहा था। वो दुम साधे उसे देखती रही थी। वो अब टेबल पर अपना मोबाइल और सन ग्लासेस रख रहा था। गुजरे हुए चंद सालों ने उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी थीं। उसका हेयर स्टाइल बदल गया था। सिविल सर्वेंट्स के हेयर कट में वो बहुत सोबर लग रहा था। वाइट शर्ट के साथ नीली टाई लगाए वो बहुत फॉर्मल गेटअप में था। अलीज़ा ने डाइनिंग रूम में फैली हुई क्लोन की महक को महसूस करने की कोशिश की थी। वो अपना क्लोन तब्दील कर चुका था। कैसी हो तुम? वो एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। अलीज़े ने उसके चेहरे पर बहुत मध्यम सी मुस्कुराहट देखी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़े ने गहरी सांस लेते हुए उसे पूछा था और वह एक बार फिर जवाबन मुस्कुराया था। परफेक्टली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक। ग्रैनी कहाँ है? उसने उसके सवाल का जवाब देते ही पूछा था। वो किचन में है। और वो कुछ कहे बगैर किचन की तरफ चला गया। क्या उसे मुझसे सिर्फ इतनी ही बात करनी थी? अलीज़ा ने टेबल पर से शाखें उठाते हुए सोचा था। किचन में से उसकी आवाज़ आ रही थी। वो शाखें और फूल लेकर अपने कमरे में चली गई। जब वो वापस डाइनिंग रूम में आई तो वो टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर देख रहा था। उसके वहां आने पर भी वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। अलीज़े की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वहां रुके या फिर किचन में चली जाए। चंद सेकंड वो इसी शशोपंज में रही थी, फिर किचन की तरफ बढ़ गई थी। नानो किचन से बाहर निकल रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है, वो खाना लगा देगा, तुम आ जाओ, उन्होंने उसे देखते ही कहा था। वो एक बार फिर उनके साथ वापस डाइनिंग रूम में आ गई थी। इस बार उमर जहांगीर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। उसने न्यूज़पेपर को बंद करके एक तरफ टेबल पर रख दिया था और वह नानो के साथ टेबल पर आकर बैठ गई। अलीसे मुझसे सुबह पूछ रही थी कि तुम कैसे लग रहे थे, बदल तो नहीं गए। मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही देख लेना। अब बताओ अलीजे, पहले से बदल गया है या वैसा ही है? नाना ने उमर से बात करते करते उसे मुखातिब किया था।
वो उनके इस सवाल पर कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि नानो उमर के सामने ही ये बात कह देंगी। उमर अब उसकी तरफ मुतवज्जे था। क्यों अलीज़े? क्या मैं कुछ बदला हूँ? अब वो उससे पूछ रहा था। पता नहीं, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती। उसने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा था। तुम्हारा मास्टर्स कैसा जा रहा है? इस बार उसने एक और सवाल किया था। ठीक जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारे पास? सोशियोलॉजी। मगर पहले तो तुम इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड थी। ये एकदम सोशियोलॉजी कैसे? वह बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। मैं एक एनजीओ के साथ काम करना चाहती हूँ और सोशियोलॉजी पढ़ने से मुझे बहुत सी बुनियादी बातों का पता चल जाएगा और मुझे अपने काम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उसने धीमी आवाज़ में वजाहत की। डाइनिंग टेबल पर अब खाना लगाया जा रहा था। ओह, यानी मिस अलीज़े सिकंदर सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं। एनजीओ के साथ काम करना चाहती हैं। बेगमात वाले काम, न्यूज़पेपर में तस्वीरें लगवाने के लिए, सोशल वर्क, मुख्तलिफ मकासद के लिए टिकट खरीदे बगैर ही चैरिटी वॉक्स में शिरकत, गरीब लड़कियों के जहेज़ के लिए हज़ारों रुपया रोज़ खर्च करने वालों से 10-10 रुपया के टिकट के ज़रिए फ़ंड इकट्ठे करना, लेकिन मुख्तलिफ डोनर एजेंसी से मिलने वाले फ़ंड से प्लान्स खरीद लेना। मुख्तलिफ मकासद के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए अली हैदर और हदीका कियानी के साथ कॉन्सर्ट्स अरेंज करना और वहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ टिकट के बगैर मौजूद होना। तो आप भी कुछ इस किस्म के सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाह रही हैं? वो अब एक ग्लास में पानी डाल रहा था। अलीज़े कुछ बोल नहीं सकी। उसे उमर जहांगीर से ऐसे तबसरे की तवक्को नहीं थी। उमर ऐसी बातें तो नहीं करता था और मुझसे मुझसे तो कभी भी नहीं। वो एक शौक के आलम में सोच रही थी। वह पानी पी रहा था। नानो शायद अलीज़े के तासरात से बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए उन्होंने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़े तो इस किस्म के काम नहीं कर सकती, तो तुम बताओ तुम्हें फॉरेन सर्विस छोड़ने की क्या सूझी है? उमर ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया था। एक बार फिर वह अलीज़े की तरफ मुतवज्जे था। डोनर एजेंसीज और एनजीओज के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरती हैं। ये सब ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की बेगमात के एडवेंचर और वक्त गुजारी होती है। अलीज़े, तुम तो किसी ब्यूरोक्रेट या सियासतदान की बीवी बनने नहीं जा रही। फिर तुम ऐसी एक्टिविटीज़ में क्यों इंटरेस्टेड हो रही हो? इस बार उसका लहजा नरम मगर अल्फाज वैसे ही तीखे थे। वह पलकें झपकाए बगैर उसका चेहरा देखती रही थी। उमर अब नानों के साथ बात कर रहा था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वहाँ से शायद कल वापसी हो। नानो कदरे हैरान हुई थी। क्यों? अब इस्लामाबाद जाने का इरादा कैसे बन गया है? अभी तो सुबह तुम आए हो। आते ही इस्लामाबाद में कौन सी मसरूफियत याद आ गई है? इस्लामाबाद तो अभी काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे। फॉरेन ऑफिस में कुछ काम निपटाने हैं, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक चक्कर लगाना है। उसने प्लेट अपने आगे करते हुए कहा था। मैंने तुमसे पूछा था कि फॉरेन सर्विस क्यों छोड़ दी तुमने? नाना को अचानक याद आ गया। बस, मेरा दिल नहीं लगा उसमें। उसने सलाद प्लेट में डालते हुए कहा था। 3-4 साल बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दिल उसमें नहीं लग रहा। अगर दिल नहीं लग रहा था तो तुम्हें पहले ही फॉरेन सर्विस में नहीं जाना चाहिए था। नाना ने उसे कहा था। फॉरेन सर्विस को फॉरेन ऑफिस में कई सर्विस कहते हैं। अलीज़े उसके जुमले पर हक्का बक्का रह गई थी। उसने उमर के मुंह से पहली बार इस तरह का कोई लफ्ज़ सुना था। ये वो सर्विस है कि जिसमें काम न करके गालियां पड़ती हैं और काम करके ज़्यादा गालियां। बकवास मत करो, तुम्हारा बाप भी तो इसी सर्विस में है। उसने तो कभी इस तरह की बात भी नहीं की। नाना ने उसे झिड़कते हुए कहा। पापा की क्या बात है? वो जॉब थोड़ा ही करते हैं। वो तो ऐश करते हैं। मैं तो जॉब करने वालों की बात कर रहा हूँ। उसके लहजे में तंज था। नानो ने उसे गौर से देखा था। वो खाना खाने में मसरूफ था। तुम्हारे और जहांगीर के दरमियान अब किस बात पर झगड़ा हुआ है? उन्होंने कदरे हल्की आवाज में पूछा था। उमर खाना खाने में मशगूल रहा था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है उमर? नाना ने इसे एक बार फिर मुखातिब किया था। ग्रैनी, ये बिरयानी किसने बनाई है? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैंने बनाई है। पिछले 3 सालों में मैंने ऐसी बिरयानी नहीं खाई। उसने मुस्कुराते हुए तारीफ की। आज मैंने तुम्हारी हर फेवरेट डिश खुद बनाई है।
نانو نے فخری انداز میں کہا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے اپنے ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا، تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ علیزے نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرینی۔ جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کے بجائے باپ ہونا چاہیے تھا اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بڑی ایمیکیبلی حل کر لی جاتی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ مانو بہت حیران نظر آئی تھی۔ گرینی پلیز، اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں۔ اس وقت اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزے نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانا اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہی تھی۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کسی چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا۔ فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے کوئی دوسری چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دے کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ آئے، اور گرینی، آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا۔ اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانا نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پہ پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزے کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانا بھی اسی کے پیچھے ہی پورچ چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکہے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسپن اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانا اور واپس اندر آ چکی تھیں۔ علیزے خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال ہے یہ کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔
नानो ने फोन बंद कर दिया था। अलीजे ने उनके चेहरे पर तशवीश देखी थी। क्या बात है नानो, किसका फोन था? अलीजे ने पूछा था। जहांगीर का फोन था, वो कल आ रहा है, उन्होंने मुतफक्कर अंदाज में कहा था। अंकल जहांगीर? अलीजे भी हैरान हो गई। पता नहीं कि उनके दरमियान क्या झगड़ा हुआ है, वो भी बहुत टेंस लग रहा था। उमर के बारे में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। नानो बेहद फिक्रमंद नजर आ रही थी। वो नानो के पीछे उनके बेडरूम में दाखिल हो गई थी। बैठो। नानो ने अंदर दाखिल होते ही उससे कहा था। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई थी। नानो खुद अपने बेड पर बैठ गई। हमने उमर से क्या कहा था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने उसी उखड़े हुए लहजे में उसे पूछा था। मैंने ठीक अंदाजा लगाया था, ये सब कुछ उमर ही का किया धरा है। उसने नानो के सवाल पर सोचा था। मैं समझी नहीं नानो। मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा है कि तुमने उमर को क्या कहा था। नानो किस बारे में? इस घर से चले जाने के बारे में। अलीजा बिल्कुल साकित होकर रह गई। यह आप क्या कह रही है नानो? मैंने उसे क्या कहा है? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है और तुम कह रही हो कि मैंने उससे क्या कहा है। इस बार नानो का लहजा पहले से भी ज्यादा तल्ख था। वो हैरानी से उनका चेहरा देखती रही। नानो, मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। आई स्वेयर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो रुहासी हो गई थी। तो फिर किस वजह से वो किसी वजह के बगैर ही घर छोड़कर चला गया है। इस बार नानो का लहजा तंजिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों घर छोड़ गया है, बट बिलीव मी नानो कि मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैं आखिर उससे ऐसी बात क्यों कहती? वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, मगर तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो यहाँ नहीं रहे। वो नानो के इल्जाम पर हक्का बक्का रह गई। नानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था अलीज़े कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। तुमने मेरी सारी उम्र की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नानो प्लीज, आप इस तरह मत कहें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उमर घर छोड़कर चला गया हो। अलीज़े, मैंने उससे बात की थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया है। उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हें उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है और वो यहाँ रहकर ख्वाह मख्वाह की टेंशन खड़ी नहीं करना चाहता। और मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उसके यहाँ रहने पर क्या एतराज़ है। नानो ने तेज आवाज में बात करते हुए कहा था। अलीजे का चेहरा सुर्ख हो गया। नानो, वो झूठ बोलता है। वो झूठा है और तुम? नानो, उसने आपसे एक बात कह दी और आपने सोचे समझे बगैर उसकी बात का यकीन कर लिया। अब मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आप मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं हैं। वो बिल्कुल रुहासी हो रही थी। आपको उमर की हर झूठी बात पर यकीन आ जाता है, मगर मेरी बात पर यकीन नहीं है। उमर झूठ नहीं बोलता। नानो के जुमले ने उसकी रंजीदगी में इजाफा कर दिया था। और मैं? आप समझती हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ? मुझे तुमसे फजूल बहस नहीं करनी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उमर का यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं है। नानो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ तो बहुत से लोग आते और रहते हैं। क्या मैंने पहले कभी किसी के रहने पर एतराज़ किया है? फिर अब उमर के रहने पर क्यों करूँगी? उसने एक के बाद एक वजाहत देते हुए कहा था। आप उसे दोबारा वापस बुला लें। नाना कुछ देर उसे देखती रही थी। वो अब यहाँ वापस नहीं आएगा। ये बात साफ साफ कह कर गया है। कम से कम रहने के लिए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप बताएं नानो, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो अपनी मर्जी से यहाँ आया, अपनी मर्जी से वापस यहाँ से चला गया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तुम उसके साथ वो सलूक न करती जो तुमने किया तो शायद वो इस तरह यहाँ से ना जाता। नानो अभी भी अपनी बात पर जमी हुई थी। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया? नानो, मैंने तो उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। अलीज़े, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे कम से कम तुमसे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। इतने सालों से मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश करती रही हूँ और तुमने चंद हफ्ते में इस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے، اور جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ان سب کا بھی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اپنے رویے سے کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی تھی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جس طرح آج وہ اسے بات کر رہی تھی، اس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا۔ تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑے، بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنا ہے۔ انہوں نے ایک لمبے چوڑے باز کے بعد بات ختم کر دی۔ وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل کر آئی تھی۔ سارا قصور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں، عمر کا بھی نہیں۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نانو کو میں بدتمیز لگنے لگی ہوں۔ عمر کی نانو کو پرواہ ہے، میری نہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ میری کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو۔ اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کس قدر فراڈ انسان ہے، مجھ سے اور طرح کی باتیں کرتا ہے، اور میرے جاتے ہی یہاں چکر چلانے شروع کر دیے۔ مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اور عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانا اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا اور وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیند دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور نانا اور عمر نے اسے نہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ نہ صرف اسے علیزے کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً اسے مخاطب بھی کیا تھا۔ ہیلو علیزے، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزے سے پوچھا تھا۔ علیزے نے ایک نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانا کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا۔ اور اسے اس بات سے کیا، میں اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہوں؟ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید بابا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خانسامہ سے کہا تھا۔ علیزے بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانے لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا۔ خانسامہ نے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی تھی۔ خانسامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ علیزے نے کبھی ضد نہیں کی تھی، اور پھر اس طرح کی ضد۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دیں۔ اس وقت علیزے نے لاؤنج میں سے نانا کی آواز سنی تھی۔ وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی۔ علیزے، تم رات کو بھی مجھ سے ملی ہی نہیں، آتے ہی سو گئیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ کراچی سے اتنی جلدی واپس کیوں آ گئیں؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس، میرا دل نہیں لگا وہاں۔ حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو گئے تھے میرے اس طرح سے جلدی آنے پر، مگر میں آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ مطمئن ہو گئی تھی کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے۔ اس نے سوچا عمر نانوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزے کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مریض سے کہو کھانا لگا دے، نانا نے نانو سے کہا تھا۔ گرینڈ پا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
क्यों? अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस मुझे अभी थोड़ी देर में वॉक पर जाना है और अब मैंने खाना वॉक से वापसी पर खाना शुरू कर दिया है। ये एक इंतहाई अहमकाना हरकत है। वॉक से वापसी पर खाना? नाना ने उसे झिड़कते हुए कहा। मैं तो अपनी कुछ चीजें लेने आया था, ये तो बस ग्रैनी ने पकड़ कर बिठा लिया। उसे मुस्कुराते हुए कहा था। जो चीजें तुम्हें लेनी है जरूर लो, लेकिन खाना खाए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे तुम? नाना ने उसे डांटते हुए कहा था। उसने कुछ और कहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। अलीसे को एक बार फिर अपना आप बैकग्राउंड में जाता हुआ महसूस हुआ था। यूं लग रहा था वहां सिर्फ उमर और नाना नानो ही थे, कोई चौथा शख्स नहीं। किसी चौथे शख्स की जरूरत ही नहीं थी। नाना की पूरी तवज्जो अब उमर पर मरकूज थी। वो मलूल होने लगी थी। खानसामा ने खाना लगा दिया था और अलीज़ा ने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया था। उमर के साथ टेबल पर उसकी दोबारा कोई बात नहीं हुई थी, ना ही वो उसकी तरफ मुतवज्जे था। वो नाना से बातों में मशगूल था और खाना खाने के बाद नाना कपड़े बदलने अपने कमरे में चले गए थे। नानो काफ़ी बनाने के लिए किचन में गई थी और उनके जाने के बाद उमर भी अपने कमरे में चला गया था। अलीज़ा डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल अकेली बैठी रह गई थी। बड़ी बेदिली के साथ वो अपनी प्लेट में मौजूद खाना खाती रही। फिर एकदम प्लेट छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। उमर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो हिचकिचाई थी, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से उमर की आवाज़ उभरी थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उमर कारपेट पर एक बैग खोले कुछ चीज़ें उसमें रखने में मसरूफ़ था। अलीज़े को देखकर कुछ हैरान हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आओ अलीज़े। वो बदस्तूर अपने काम में मसरूफ़ था। बैठ जाओ। एक बार फिर अलीज़े को देखते हुए कहा था। मैं बैठने के लिए नहीं आई, उसने खफकी से कहा था। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था और फिर हौले से हंस दिया। अच्छा। और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। आपने नानू से मेरे बारे में क्या कहा है? उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ भी नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने नानू से कहा कि मैंने आपको इस घर से जाने के लिए कहा है। कम ऑन अलीज़े, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इस बार उसने एक बार फिर बड़े पुरसुकून और ठहरे हुए लहजे में कहा। आपने नानू से कहा कि मैं यहाँ आपका रहना पसंद नहीं करती। हाँ, ये मैंने कहा था। उसका लहजा अब भी पुरसुकून था। आपने ये क्यों कहा था? वो तेज आवाज में बोली थी। क्या मैंने गलत कहा है? उसने बहुत सीधा सवाल किया था। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। वो उसके जवाब का इंतजार किए बगैर एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। आपने नानो को मेरे खिलाफ कर दिया है। वो किताबों के शेल्फ की तरफ जाते जाते मुड़ा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया है। मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी खुशी और कन्वीनियंस के लिए किया है, और इसमें ग्रैनी को तुम्हारे खिलाफ करने की हिमाकत शामिल नहीं है। वो आप किताबें शेल्फ पर से उठा रहा था। आपकी वजह से नाना मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। इस बार वो रुहासी हो गई थी। उसने मुड़कर अलीज़े को देखा था और फिर बड़ी नरमी से कहा था। वो अगर ऐसा कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। मैं उनसे बात करूंगा। आपको अब उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। यू आर अ क्रूक। इस बार उसके रिमार्क्स पर पहली बार उमर के माथे पर कुछ बल आए थे, मगर उसने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। आप सिर्फ नाना को ये बताएं कि मैंने आपसे यहाँ रहने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने आपके यहाँ पर रहने पर कोई एतराज़ किया है। वो अभी खामोश था। आप नाना को जाकर कहें कि मैंने आपके यहाँ रहने पर कोई नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। हालांकि तुम मेरे यहाँ रहने को नापसंद करती हो। मैंने आपसे ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, मगर फिर भी तुम मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करती। आप गलत कह रहे हैं। अलीज़े, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और सही गलत तुमसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब मैं तुम्हें परफ्यूम दिखा रहा था और मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम तुम्हें दिखाया तो तुमने उसे गिरा दिया। अलीज़े का रंग उड़ गया था। मैंने जानबूझकर परफ्यूम नहीं गिराया। मेरे हाथ। अलीज़े, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना ही मुझे बेवकूफ़ समझो। वो बात करते हुए बेहद पुरसुकून था। उसी तरह उस दिन प्लांट्स की कटिंग करते हुए मैंने तुमसे कहा ये मेरा फेवरेट प्लांट है और तुमने उसकी सबसे खूबसूरत शाख काट दी। इस बार वो कुछ बोल न सकी। उमर वाकई बेवकूफ़ नहीं था।
मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं यहाँ तुम्हारी जगह लेने नहीं आया हूँ। थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। मगर इसके बावजूद मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाईं। शायद तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कुछ खदशात थे और मैं कोशिश के बावजूद उन्हें ख़त्म नहीं कर पाया। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि ये जगह छोड़ दूँ। बस इतनी सी बात थी और मैंने ग्रैनी से भी इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जब मेरे बाहर जाने के फैसले के बारे में बहुत इसरार किया तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे यहाँ रहने को पसंद नहीं करती। इससे ज़्यादा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो बहुत संजीदगी से उसे बताता जा रहा था और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो सुर्ख चेहरे के साथ उसे देखती रही। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। प्लीज़, आप वापस आ जाएं। उमर ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा था। आई एम सॉरी अलीज़े, मैं यहाँ से नाराज़ होकर नहीं गया, अपनी खुशी से गया हूँ और अक्सर आता जाता रहूँगा। उसने नरमी से कहा। प्लीज़, आप वापस आ जाएं। जब तक आप वापस नहीं आएंगे नानो का मूड ठीक नहीं होगा। आप समझते नहीं हैं वो। उमर ने उसे कुछ उलझी हुई नज़रों से देखा। वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। मैं दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको शिकायत हो। वो उसे नजर नहीं मिला रही थी। अलीज़े, मैं वापस नहीं आ सकता। उसने मायूसी से उमर को देखा था। जहाँ तक रहने की बात है तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो तुमसे नाराज नहीं हो सकती। हाँ, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर फिर भी ये घर मेरा नहीं है। मेरा तो अब कोई घर है ही नहीं। उमर ने उसे अपने दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए देखा था और वो जान गया था वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों तक वो उसे हैरान परेशान आंखों पर हाथ रखे सिसकियां भरते देखता रहा। फिर वो उसके करीब आ गया था। अलीज़े, क्या हुआ? रोने वाली क्या बात है? उसने बच्चों की तरफ से चमकारते हुए उसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की थी, मगर चुप होने के बजाय वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। वह साकेत खड़ा उसे देखता रहा था। फिर उसने कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया था। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन तुम ये रोना बंद कर दो। अलीसा ने उसे कहते सुना था, मगर वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने आंसुओं पर काबू क्यों नहीं पा रही। उसे नहीं पता वो कितनी देर रोती रही थी। उसने दोबारा उमर की आवाज़ नहीं सुनी थी। काफ़ी देर के बाद जब उसके आंसू थमे थे तो उसने आहिस्ता से चेहरा ऊपर उठाया। उसके बिल्कुल सामने ही उमर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि उस वक्त उसका चेहरा क्या मंजर पेश कर रहा होगा। सूजी हुई आंखें, गीला चेहरा, सुर्ख नाक और उसमें से बहता हुआ पानी। उससे ज्यादा बुरी वो और किसी हालत में भी नहीं लग सकती थी। उसने सर नीचे झुकाकर टी शर्ट की आस्तीनों से चेहरा साफ करने की कोशिश की। फिर नामहसूस अंदाज में टी शर्ट के कोने से नाक से बहता हुआ पानी साफ करना चाहा था और उसी वक्त टिश्यू का डब्बा उसके सामने आ गया। कुछ झिझक के बाद उसने दो टिश्यूज निकाल लिए थे। पानी चाहिए? बहुत नरम आवाज में उसे पूछा गया और उसका सर इस बात में हिल गया। जब तक उसने टिश्यू से अपने चेहरे को खुश्क किया वो एक गिलास में पानी लेकर आ गया। उसने पानी पीने के बाद उसी खामोशी से गिलास वापस उसे थमा दिया था। रोना किस बात पर आया था? वो अब उसके पास बैठकर उसे पूछ रहा था। अलीज़ा को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे रोना नहीं चाहिए था, कम से कम उमर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कराची में कोई बात हुई है क्या? अलीज़ा ने खौफ के आलम में सर उठाकर उसे देखा। वो बला का क्याफा शनास था। वो बड़े गौर से उसका चेहरा देख रहा था। अलीज़ा का दिल चाहा उसे बता दे कि उसके पापा ने उसके साथ क्या सलूक किया, मगर वो एक बार फिर रुक गई। उसकी आंखें एक बार फिर धुंधलाने लगी थीं। इस बार उमर ने बड़ी नरमी से अपनी उंगलियों से आंसू पूंछ दिए थे। रोने से क्या होगा अलीज़े? जिंदगी में तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हर बार आंसू प्रॉब्लम हल नहीं करते। उसका ख्याल था उमर उसे पूछेगा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी दिल गिरफ्तार थी, मगर उमर ने मजीद कोई सवाल नहीं किया था। इसके बजाय नर्म लहजे में एक नसीहत की गई थी। चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे पास जब भी रुपए आए मैं तुम्हें एक घर ज़रूर गिफ्ट करूंगा। अलीज़े ने हैरानी से उमर को देखा था। आई एम सीरियस। वह अलीज़े की हैरानी को भांप गया था। मुझे घर नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। वो अभी भी उतनी ही मलूल नजर आ रही थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा। आप फिर यहाँ रहेंगे ना? उसने अचानक सर उठाकर उमर से पूछा था। हाँ, रहूंगा। उमर को उसके चेहरे पर कुछ इत्मीनान नजर आया था। वो उठकर खड़ी हो गई थी। फिर ये चीजें वापस रख दें। उसने बैग की तरफ इशारा किया।
मैं रख दूंगा, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरा बाकी सामान तो वही है, उसने कहा था। वो उठकर दोबारा अपने बैग की तरफ चला गया था। अब वो बैग में से चीज़ें वापस निकाल रहा था। अलीज़े ने कुछ मुतमईन होकर उसे देखा था और कमरे से निकलने के लिए मुड़ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी हुई एक चीज़ पर पड़ी थी और वो ठिठक कर रुक गई। उमर के बारे में क्या बात कर रहे थे? वो भी कुछ फिक्रमंद हो गई थी। नानो अब बहुत उलझी हुई लग रही थी। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, नानो बड़बड़ाई थी। अंकल जहांगीर कल पाकिस्तान आएंगे? उसने इस बार सवाल बदल लिया था। नहीं, पाकिस्तान तो वो 2 दिन पहले ही आ चुका है। उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पता नहीं, मिलने भी नहीं आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसी की मर्जी। पहले तो सीधा यहीं आया करते थे। पहले तो बात ही और थी। पहले तो तुम्हारे नाना की वजह से वो सीधा यहीं आया करता था। अब जब से उनकी डेथ हुई है जहांगीर बहुत लापरवाह हो गया है। अंकल लाहौर में ही हैं? पता नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। हो सकता है लाहौर में ही हो, ये भी मुमकिन है कि अभी कराची में हो। कल किस वक्त आ रहे हैं? कह रहा था कि शाम को आएगा। आप उनसे पूछा कि यहाँ कितने दिन रहेंगे? तुम बेवकूफ़ हो अलीज़े, भला मैं ये कैसे पूछ सकती थी? वो सोचता माँ को पहले ही उसकी वापसी की फिक्र पड़ गई है। अलीज़े का चेहरा खिफ़्फ़त से थोड़ा सुर्ख हो गया था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए पूछना चाह रही थी ताकि उनका कमरा उसी तरह सेट कर सकूं। रहेंगे तो यही ना? हाँ, कह तो यही रहा था कि यहीं रहेगा। मुझसे कह रहा था कि उमर को इसकी आमद के बारे में कुछ ना बताऊं। मैंने कहा कि उमर को तो यहाँ ही है ना। कहने लगा कि फिर भी उसे मेरे आने की इत्तला नहीं होनी चाहिए। अंकल जहांगीर ने ऐसा क्यों कहा? अलीजा कुछ हैरान हुई थी। आखिर उमर से वो अपनी आमद क्यों छुपाना चाह रहे हैं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। पता नहीं अंकल जहांगीर और उमर का इतना बड़ा झगड़ा क्यों होता रहता है। दोनों गुस्सावर हैं, दोनों ही अपनी मनवाने वाले हैं। फिर झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? बहरहाल तुम जहांगीर के लिए भी कमरा तैयार करवा दो। नानो, अंकल अकेले आ रहे हैं? हाँ, अकेला ही आ रहा है। नानो उठकर किचन की तरफ चली गई थी। अलीसे कुछ देर खामोशी से वहां बैठी कुछ सोचती रही, फिर उठकर उमर के कमरे की तरफ आ गई थी। कमरे में उमर के क्लॉन की महक अभी तक मौजूद थी। वो कुछ सोचते हुए स्टडी टेबल की तरफ गई थी। वहां उमर का वो स्केच मौजूद नहीं था जो उसने कल वहां रखा था। इसका मतलब ये था कि उमर वो स्केच देख चुका था। उसे नामालूम सी खुशी हुई थी। वो वापस मुड़ने को थी जब उसकी नज़र स्टडी टेबल के पास पड़ी वेस्ट पेपर बास्केट पर पड़ी थी। इसमें सिर्फ एक मुड़ा तुड़ा कागज़ पड़ा हुआ था और वो उस कागज़ को हाथ लगाए बगैर भी जानती थी कि वो कौन सा कागज़ था। अंकल जहांगीर दूसरे दिन शाम को पहुंच गए थे। उनका मूड वाकई उस इस बार कुछ और ही तरह का था। हर बार जब भी आते थे तो बहुत खुशगवार मूड में होते थे। अलीज़े से काफ़ी गर्मजोशी से हाल अहवाल पूछा करते थे, मगर इस बार वो बहुत संजीदा थे। अलीज़े से उनकी रस्मी सलाम दुआ हुई थी। उसके बाद वो नानों के साथ उनके कमरे में चले गए थे। वहाँ उन दोनों के दरमियान क्या क्या बातें हुई थी वो नहीं जानती थी और ना ही उसने जानने की कोशिश ही की। उसने बस मुलाजिम के हाथ चाय और कुछ खाने की चीज़ें अंदर भिजवा दी थीं। 1 डेढ़ घंटे के बाद अंकल नानों के साथ बाहर लाउंज में निकल कर आ गए थे। अलीज़े ने नानों के चेहरे पर भी टेंशन देखी थी। बहुत अरसे के बाद वो इस तरह परेशान नजर आ रही थी। लाउंज में बैठने की थोड़ी देर बाद उमर का फ़ोन आ गया था। वो एयरपोर्ट पर था और ड्राइवर भेजने के लिए कह रहा था। नानो ने उसका फ़ोन रिसीव किया था और ड्राइवर को भिजवा दिया था। 1 घंटे के बाद पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। अलीज़े ने अंकल के चेहरे पर नज़र दौड़ाई थी। वहाँ तनाव में इजाफा हो गया था। पिछले 1 घंटे से वो नाना और अंकल जहांगीर की बातें सुन रही थी और वो दोनों लाउंज में बैठे फैमिली मेंबर्स के बारे में मामूल की गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मगर उनकी गुफ्तगू में गर्मजोशी या खुशी नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए बातें कर रहे थे। अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली थी। लाउंज का दरवाज़ा खुला और उमर अपनी ही रो में अंदर आया था। पहला कदम अंदर रखते ही वो ठिठक कर रुक गया। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर मौजूद हल्की सी मुस्कुराहट को गायब होते देखा। वो अंकल जहांगीर को देख चुका था और अलीज़ा ने उससे पहले
उसके चेहरे को कभी इतना बेतासुर नहीं देखा था। उसने अंकल जहांगीर को एक नज़र देखा और फिर गहरी नज़रों से नानो को देखा था। और उस वक्त अलीज़े को उसकी आंखों में शिकवा नजर आया था। दरवाज़ा बंद करके वो अब आगे बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम के दो लफ्ज़ कहने के बाद वो वहाँ रुके या किसी को देखे बगैर लाउंज से गुजर गया था। अंकल जहांगीर ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब तासुरात थे। अलीज़े, तुम जाओ और उसे कहो कि कपड़े बदल कर खाने के लिए आ जाए। खाना तैयार है। नानो ने उसी लम्हे अलीज़े को मुखातिब किया था। वह एक लम्हे के लिए जिद की और फिर उठ खड़ी हुई। उमर के बेडरूम के दरवाजे पर उसे 2-3 बार दस्तक देनी पड़ी थी, फिर वो रुक गई। हो सकता है वो पहले ही ड्रेसिंग में कपड़े तब्दील कर रहा हो, उसने सोचा था। चंद मिनट वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती रही। फिर उसने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस बार उसे इंतजार नहीं करना पड़ा था। फौरन ही उसे उमर की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उमर अब सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था और मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने में मसरूफ था। उसे देखकर रुक गया था। नानो कह रही हैं कि आप खाने के लिए आ जाएं। अलीज़े ने नानो का पैगाम उसे दिया था। पापा कब आए हैं? उसने अलीज़े की बात के जवाब में सवाल किया था। अंकल आज शाम को आए हैं। और तुम लोगों को पहले से पापा के आने का पता था? इस बार उसका लहजा बहुत तीखा था। कल अंकल ने फ़ोन करके नानो को अपने आने का बताया था। सुबह जब मैंने ग्रैनी को फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझसे पापा के बारे में कोई बात नहीं की। अंकल ने नानो को मना कर दिया था कि वो उनके आने के बारे में आपको कुछ भी ना बताएं। वो खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा था, यूं जैसे उसकी बात को जांच रहा हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसने एक बार फिर मोबाइल पर कॉल मिलानी शुरू कर दी थी। वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। लाउंज में आकर उसे नानो को उसके आने के बारे में बता दिया था। मुलाजिम ने चंद मिनटों बाद उन्हें खाना लगने की इत्तला दी थी और वो तीनों उठकर डाइनिंग रूम में आ गए थे। उनकी डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उमर डाइनिंग रूम में आ गया था। कुछ कहे बगैर वो एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था। मुलाजिम ने सूप सर्व करना शुरू कर दिया था। नहीं, मुझे सूप नहीं चाहिए। उसने सूप का प्याला एक तरफ करते हुए चावलों की डिश अपनी तरफ खींच ली थी। सबने खाना शुरू कर दिया था। नाना बारी बारी अंकल जहांगीर और उमर को डिशेस सर्व कर रही थी। उमर सर झुकाए हुए एक लफ्ज़ कहे बगैर पूरी संजीदगी से खाना खाता रहा। उसने एक बार भी अंकल की तरफ देखने या उन्हें मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी तरफ अंकल जहांगीर भी बहुत खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। अलीज़े खाना खाते हुए बारी बारी अंकल जहांगीर और उमर पर नज़र दौड़ाती रही। उमर ने स्वीट डिश खाने के बाद प्लेट खिसकाकर नैपकिन उठा ली थी और वो मुंह पूंछ रहा था जब नाना ने उसे मुखातिब किया था। उमर, अब तो मेरे कमरे में चलना। मुझे तुमसे और जहांगीर से कुछ बातें करनी है। अलीज़ा ने एकदम उसके चेहरे पर तनाव देखा। मुझे इस वक्त किसी से कुछ भी बात नहीं करना है। मैं बहुत थक चुका हूँ और जो वाहिद चीज़ मैं इस वक्त चाहता हूँ वो नींद है। जहाँ तक आपकी बात सुनने का ताल्लुक है तो वो मैं सुबह सुन लूँगा। और इसके अलावा मुझे किसी दूसरे की ना तो कोई बात सुनना है और ना ही किसी से कोई बात करना है। वो कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया था। अलीज़ा जान गई थी कि उसका इशारा किसकी तरफ है। उसने अंकल जहांगीर के माथे पर बल पड़ते देखे थे। उन्होंने भी अपनी प्लेट पीछे सरका दी थी। क्यों? मुझसे बात करते हुए तुम्हें क्या तकलीफ होती है? अलीज़ा ने उन्हें तेज आवाज में कहते हुए सुना था। मुझे आपसे जितनी बातें करना थी मैं कर चुका हूँ। मजीद बातों की जरूरत नहीं है। उमर ने पहली बार उनकी तरफ देखकर कहा था। मगर मुझे तुमसे बहुत सी बातें अभी करनी हैं। ये तुम अच्छी तरह सुन लो। तुम इस तरह से फरार हासिल नहीं कर सकते। इस बार अंकल जहांगीर ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था। नाना ने अंकल जहांगीर के कंधे को दबाया था। क्या हो गया है जहांगीर, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? आराम से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ग्रैनी, इन्हें चिल्लाने दें। पिछले 30 सालों में इन्होंने चिल्लाने के अलावा और किया ही क्या है? उमर, तुम भी तमीज से बात करो। वो बाप है तुम्हारा। इस बार नानों ने उमर को झिड़का था। ये बाप नहीं है, ट्रेडर हैं। इनके नज़दीक हर चीज़ बिकने वाली शय है, चाहे वो वैल्यूज़ हों या फिर औलाद। उसने तलखी से अंकल जहांगीर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। आप सुन रही हैं इसकी बातें? अंकल जहांगीर ने तुर्शी से नानों से कहा था। आपने ये ख्वाहिश की थी बातें सुनने और सुनाने की। ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। उमर, तुम बैठ जाओ। नानों ने उमर से कहा था।
मुझे बैठना ही नहीं है। जब मुझे कोई बात ही नहीं करना है, तो फिर मुझे यहाँ बैठकर क्या करना है? वो लंबे-लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। अंकल जहांगीर होंठ होंठ भींचे हुए उसे जाता देखते रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। उन्होंने उसके जाते ही नानों से कहा था, इस वक्त इसे सोने दो, वो थका हुआ है, इसलिए ज्यादा तल्ख हो गया है। तुम सुबह दोबारा इसे बात करने की कोशिश करना और कुछ नरमी से बात करना। वो कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, जवान है, इंडिपेंडेंट है, और इस तरह वो कभी बात नहीं सुनेगा। नानो अंकल जहांगीर को समझा रही थी। आपका क्या ख्याल है कि मैंने उसे नरमी से बात नहीं की है? मैं इसे हर तरह से बात कर चुका हूँ, मगर वो अपनी बात पर जमा हुआ है। उसे एहसास ही नहीं है कि उसकी जिद मेरे लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो तेज आवाज में नाना से बात कर रहे थे, जो बड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। ठीक है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो सकता। वो सोने चला गया है। तुम भी जाकर सो जाओ। सुबह देखूंगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नाना ने अंकल जहांगीर को दिलासा देते हुए कहा। वो अंकल जहांगीर को अपने साथ लेकर टेबल से उठ गईं। अलीसे चुपचाप वहीं बैठी अंकल जहांगीर की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती रही। मुलाजिम टेबल से खाने के बर्तन उठाने लगा। वो सोचती रही कि इस बार उमर और अंकल के दरमियान वजह तनाज़ा क्या हो सकती है। इन दोनों के दरमियान होने वाला ये पहला झगड़ा नहीं था। अलीज़ा को ऐसे बहुत से मौके याद थे जब उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात होते रहे थे, मगर इस बार मामला यकीनन ज़्यादा सीरियस था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी चली गई थी। उसका ख्याल था कि उसकी वापसी तक अंकल जहांगीर और उमर के दरमियान जो बात होना होगी वो हो चुकी होगी, और घर का एहसाब शिकन माहौल बदल चुका होगा। मगर सह पैर को वापसी पर उसे पता चला था कि उमर सुबह ही कहीं चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। अंकल जहांगीर का पारा आसमान से बातें कर रहा था, और नानो की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उमर शाम के वक्त वापस आया था, और इस बार अंकल जहांगीर ने वक्त ज़ाया किए बगैर उससे बात करनी शुरू कर दी। वो लाउंज में ही बैठे हुए थे और अलीज़ा चंद मिनट पहले ही उन्हें चाय देकर आई थी। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उमर ने लाउंज में खड़े खड़े हाथ उठाकर कहा था। उमर, इस तरह? उमर ने नानो को बात भी मुकम्मल न करने दी थी। ग्रैनी, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूँ। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर वो लाउंज से निकल गया तो नानो ने उसे आवाज़ दी थी, मगर उसने उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। अलीज़े, जाओ उसे जाकर कहो कि आकर चाय तो पी ले। नानो ने अलीज़े से कहा। वो उठकर कमरे की तरफ चली गई थी। दस्तक की आवाज़ सुनते ही अंदर से उमर ने आवाज़ दी थी। अलीज़े दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। वो अपने गले में बंधी हुई टाई खोल रहा था। अलीज़े ने नानो का पैगाम उसे पहुंचा दिया था। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, उसने बड़ी तुर्शी से कहा। अलीज़े ने उसके चेहरे पर थकन के आसार देखे थे। उसकी आंखों में सुर्खी थी। शायद वो रात को देर से सोया था। अलीज़े को बेख्तियार उस पर तरस आ गया। उसका दिल चाहा कि वो अंकल जहांगीर को यहाँ से वापस भेज दे। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो नानो और अंकल उसे क्यों मजबूर कर रहे हैं? उसने खुद ही जानिबदारी से सोचा था। मैं चाय यहाँ ले आऊं? अलीज़ा ने हमदर्दी से उसे पूछा था। नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसने बड़ी रुखाई से इनकार कर दिया था। वो उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। वो चाय पीना ही नहीं चाहता, उसे लाउंज में आकर कहा था। वो मेरा सामना नहीं करना चाहता। आप देख रही हैं कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने अंकल जहांगीर का चेहरा सुर्ख होते हुए देखा था। अलीज़े, तुम उसे जाकर कहो कि मैं बुला रही हूँ। नानो ने अंकल जहांगीर को जवाब देने के बजाय उससे कहा था। वो एक बार फिर वापस पलट गई थी। उसे अपने पीछे अंकल जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी थी, और वह एक बार फिर नानो से कुछ कह रहे थे। उमर इस बार उसके पैगाम पर भड़क उठा था। मैं एक बार बता चुका हूँ कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे बाहर आना है। तुम जाकर ग्रैनी से कह दो, और प्लीज़ अब दोबारा यहाँ कोई पैगाम लेकर मत आना। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसने खासी तलखी से अलीज़े से कहा था। उसे याद नहीं था कि उमर ने कभी इस तरह उसे झिड़का हो। वो एक बार फिर पलटी थी और तभी एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंकल जहांगीर अंदर आ गए थे। आपको मेरे कमरे में इस तरह दाखिल होने का कोई हक नहीं है, उसने उमर को तेज आवाज में कहते हुए सुना था। एलिसी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहां ठहरे या चली जाए। ये कमरा मेरे बाप का है, अंकल जहांगीर ने जवाबन कहा था। लेकिन आपका नहीं, आप यहाँ से चले जाएं।
عمر نے ترشی سے انसे کہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار شخص نہیں دیکھا۔ انکل نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار ہوں کیونکہ آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ عمر نے انہیں اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ علیزے کو انکل جہانگیر کے پیچھے دروازے میں نانو نظر آئی تھی۔ میں تم سے آخری بار صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے جتنی بات کرنی تھی کر چکا ہوں، اب اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو پہلے بھی میں انکار کر چکا ہوں، اب بھی انکار ہی کرتا ہوں اور میرا جواب آئندہ بھی یہی ہوگا۔ اب آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ عمر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں بہیو کر رہے ہو؟ اس بار نانو آگے آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بہیو کر رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ نانو اس بار دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ عمر حیران نظر آیا۔ آپ جانتی ہیں اور پھر بھی آپ کو اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا؟ عمر، تمہیں شادی تو کرنا ہی ہے تو پھر جہانگیر کی مرضی سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ علیزہ نے ایک شوق کے عالم میں نانو کی طرف دیکھا تھا مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور گرینی، میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ تم تو اس کے بیٹے ہو۔ ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے۔ ہر باپ نہیں گرینی، ہر باپ نہیں۔ کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، صرف اپنی خوشی کا ہی خیال رکھتے ہیں۔ یہ جس سیاست دان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بات خوشی کی ہی ہے تو میں وہاں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ میری خوشی کی خاطر مجھے مجبور نہ کریں۔ مگر گرینی، بات خوشی کی نہیں ہے، بات قیمت کی ہے۔ انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اور یہ مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں۔ عمر، تم غلط کہہ رہے ہو، نانو نے اس کی بات کی جواب میں کہا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمر استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ گرینی، میں غلط نہیں کہہ رہا اور آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ عمر، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا باپ منسٹر ہے، اس ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں سے ایک ہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے ہے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا اپنا کیریئر بن جائے گا۔ مجھے کیریئر نہیں بنانا ہے، مجھے کسی نامی گرامی خاندان کا حصہ نہیں بننا ہے، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ آدھی زندگی باپ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دی، باقی کی زندگی بیوی اور اس کے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں اور اس کا باپ اسے مجھ سے کیوں بیاہنا چاہتا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ عمر، فضول باتیں مت کرو۔ تمہارا باپ تمہارے لیے کسی برے کیریکٹر کی لڑکی کا انتخاب کیوں کرے گا؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے، اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے۔ آپ انہی سے پوچھ لیں۔ مجھ پر تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی باکردار لڑکی ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم کتنے باکردار ہو؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ اگر تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ مجھ سے باکردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میرا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فوراً آفس کے ایک چپراسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو وہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر دے گا۔ وہ اب آپے سے بالکل باہر ہو چکا تھا۔ تم جس ماں کے بیٹے ہو، تم سے میں یہی سب کچھ توقع کر سکتا ہوں۔ انکل جہانگیر اب بفر اٹھے تھے۔ ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ جس عورت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے آپ۔ میں نے 3 سال تک فورن سروس میں رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کو بالکل سلا دیا۔ آپ نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا۔ آپ کی وجہ سے میرا کیریئر خراب ہوا، میرا سروس ریکارڈ برا رہا، لیکن میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا، مگر اب نہیں۔
हर चीज़ की एक हद होती है और आपके नज़दीक मेरी हैसियत एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा नहीं है। मेरे वजूद को इस्तेमाल करके आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकते। अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। कुछ भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करूँगा। क्या किया है तुमने मेरे लिए? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आपने 3 साल तक मुझे इस्तेमाल किया है। तुमने मेरे लिए कुछ करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम जानते हो कि जिस जगह तुम्हारी पोस्टिंग हुई है, वहाँ तुम जैसे जूनियर ऑफिसर की पोस्टिंग मेरी मदद के बगैर कैसे हो सकती थी? जो स्टार्ट में मैंने तुम्हें तुम्हारी सर्विस में दिया, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। मगर तुम्हें मेरा कोई एहसान याद ही नहीं है। आपने मेरी पोस्टिंग इसलिए वहाँ करवाई थी ताकि आप उस सीट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। आप मुझे फ़ॉरेन सर्विस में लेकर ही इसलिए आए थे ताकि मुझे इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ और फ़ायदे हासिल कर सकें। तुम्हारी इस ज़िद की वजह से जानते हो मुझे कितना नुकसान पहुँच सकता है? इस बार उनका लहजा कदरे नरम था। मेरी बला से आपको क्या नुकसान पहुँचता है और कितना नुकसान पहुँचता है, ये आपके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं। वो अभी भी इतना ही तल्ख़ था। तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। जानते हो उस लड़की से शादी करके तुम कहाँ पहुँच सकते हो? आप मेरा हमदर्द बनने की कोशिश मत करें। मैं उससे शादी करके कहीं नहीं पहुँचूँगा। हाँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगे। सर्विस में आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपके खिलाफ चलने वाले इंक्वायरीज़ की रिपोर्ट्स गायब हो जाएँगी। एम्बेसी के फंड्स में किए जाने वाला ब्लंडर गोल हो जाएगा और मुस्तकबिल के लिए जो परमिट और कोटे आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएँगे। मगर मुझे अब आपके लिए ब्लैंक चेक नहीं बनना। तुम इस सब के लिए बहुत पछताओगे। मैं पहले ही बहुत पछता चुका हूँ और अब और नहीं पछताऊंगा। मैं तुम्हें आसमान पर ले जाना चाहता हूँ और तुम एक गटर के कीड़े बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो। हाँ, आप मुझे आसमान पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे गले में फंदा डालकर मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डालने वाला कौन है। मैं उस औरत को देख लूंगा। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। वो औरत मेरी माँ है और मैं उससे पिछले 6 साल से नहीं मिला। और आपको जानने के लिए मुझे किसी से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर ही मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हें ये जो बोलना आ गया है तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरे नाम मेरी मदद के बगैर तुमसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद न करे। आपका नाम मेरे लिए किसी फख्र का बायस नहीं है। आप अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी रेपुटेशन वाले शख्स का हवाला देना बहुत बड़ी हिमाकत है। और मैं ऐसी हिमाकत नहीं करता। उमर को जहांगीर जैसे लाहका के बगैर भी बहुत से लोग जानते हैं और वो उसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अगर मेरे नाम के साथ आपका नाम है तो ये मेरी मजबूरी है, मेरी ज़रूरत नहीं। मुझे फॉरेन सर्विस में लाकर आपने मेरी जो फेवर की है मैं वो लौटा चुका हूँ। अब ना तो आप ही मेरे लिए कुछ करें और ना मैं आपके लिए करूँगा। तुम मेरे किसी एहसान को लौटा नहीं सकते। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वो बहुत कम लोग अपनी औलाद के लिए करते हैं। और जो कुछ तुम बदले में मेरे साथ कर रहे हो वो भी कोई औलाद बहुत कम करती है। आपने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दुनिया से अनोखा हो। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। तुम पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया। सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में तुम्हारे तालीम दिलवाई। तुम्हारा करियर बनाया और तुम कहते हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आपने मुझ पर ये सारी इन्वेस्टमेंट अपने ही फायदे के लिए की। मुझ पर रुपया रुपया इसलिए बहाया ताकि बाद में आप मेरी अच्छी कीमत वसूल कर सकें, जिस तरह अब आप वसूल करना चाह रहे हैं। आपने कोई चीज़ भी मेरी खुशी के लिए नहीं की, अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए सोच कर की। आप वो इंसान हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। आपकी हर सोच मैं से शुरू होती है और मेरे लिए पर ख़त्म हो जाती है। आप लोगों से ताल्लुक़ तब तक रखते हैं जब तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। जब उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है तो आपके लिए उनकी अहमियत भी ख़त्म हो जाती है और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। उसकी तलख़ी बढ़ती जा रही थी। जहांगीर ने उसे देखते हुए कहा था, ये मत भूलो कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। अलीज़े ने उमर के चेहरे पर इस्तराब देखा था। और आप भी ये ना भूलें कि आप कभी फैमिली मैन हो ही नहीं सकते। फैमिली आपकी सबसे आखिरी तरजीह है। उसने उमर को उंगली उठाकर कहते हुए सुना, मेरे बारे में फतवे देने की कोशिश मत करो। मैं कौन हूँ और क्या हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में ही बात किया करो।
क्यों बात ना की जाए आपके बारे में? मैं तुमसे यहाँ कोई फ़िज़ूल बहस करने नहीं आया हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब चाहिए और वो भी सिर्फ़ हाँ में। उनका लहज़ा बेहद सर्द और खुश्क था और मेरा जवाब नहीं में है। वो इतना ही बेखौफ था। जहांगीर उसे चंद लम्हे सुर्ख आंखों से घूरते रहे। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मैं भी देखूं कि मेरी मदद के बगैर तुम कैसे सरवाइव करते हो। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मगर जो कुछ दादा ने आपके लिए छोड़ा है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। खास तौर से वो बैंक अकाउंट जिसकी उनकी वसीयत के बावजूद भी मेरे हवाले नहीं किया। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ। वो सब कुछ मांग रहा हूँ जो आपका है ही नहीं, जो पहले से ही मेरा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? वो एकदम चिल्लाया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना अपनी जायदाद से, ना पापा की जायदाद से। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी से नहीं नहीं सुनी, इसलिए मुझे इस लफ्ज़ की आदत ही नहीं है। अब तुमसे भी ये लफ्ज़ नहीं सुन सकता। बात अगर कीमत चुकाने की करते हो तो ठीक है, फिर तुम भी कीमत चुकाओ। तुम्हें अपने आप पर खर्च किया जाने वाला रुपया एक इन्वेस्टमेंट लगता है तो ठीक है, तुम उसे इन्वेस्टमेंट समझो और फिर मुझे उस पर मुनाफा दो, इस शादी की सूरत में। वो फनकारे थे। और मैं भी ये नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। आपने मुझ पर जो खर्च किया अपनी मर्जी से किया। मैंने आपसे कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कहा, और जो आपने किया वो हर बाप करता है। आपने ऐसा खास क्या किया जिसकी कीमत मैं आपको चुकाऊं? तुम तो मुझे अपना बाप मानते ही नहीं, फिर किस हवाले से इन सारी लग्जरीज को अपना हक समझते हो? तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुमसे कभी मेरा कोई रिश्ता था। मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा, और जायदाद में जो मेरा हिस्सा है मैं वो भी लूंगा। जो रास्ते आप इस्तेमाल करेंगे वो रास्ते मेरे लिए भी अनजान नहीं हैं। अगर तुम ये शादी नहीं करते तो वो सारा रुपया लौटाओ जो मैंने तुम पर खर्च किया है। पापा की जायदाद से मिलने वाला हिस्सा भी उन्हीं अखराजात में आ जाता है जो मैंने तुम पर किए थे, और उसके अलावा जो जितनी रकम तुम्हें पे करनी है वो मेरा वकील बहुत जल्द बता देगा। अगर तुम अपने हिस्से के लिए कोर्ट में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। मैं भी तो देखूं कि तुम कितने पानी में हो। जहाँ तक तुम्हारे करियर की बात है तो फॉरेन सर्विस तो तुमने छोड़ ही दी है, और तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे पीछे छुड़ा लिया है। तुम पुलिस ज्वाइन कर रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पीछे छुड़ाना आसान नहीं है। मेरी पहुंच जहां तक है तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस शख्स की बेटी से तुम शादी करने पर इनकार कर रहे हो वो शख्स मेरे पीछे हट जाने पर तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। करियर की तो बात ही ना करो। उस इनकार के बाद कम से कम इस मुल्क में तुम्हारे लिए कोई करियर है ना कोई फ्यूचर। बाहर तुम रहना नहीं चाहते, अंदर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। जॉब के चंद हजार रुपयों में तुम गुजारा नहीं कर सकते। मेरी तरफ से अब दोबारा तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम अपनी जॉब के ज़रिए पैसा बनाने की कोशिश करना, और ये हम होने नहीं देंगे। और फिर 1 साल के अंदर अंदर तुम मेरे पास माफ़ी मांगने आओगे। तब तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार होगे, लेकिन उस वक्त मैं तुम पर थूकूंगा भी नहीं। उसके बजाय तुम्हें ठोकर मारूंगा। ये है तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर, जिसे हासिल करने के लिए तुम फॉरेन सर्विस छोड़कर यहाँ आ गए हो। अंकल जहांगीर के लहजे में बेहद जहर था। अलीज़ा साकित खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। नानो इस वक्त बिल्कुल ही खामोश थी, और उमर उमर के चेहरे पर तो इस वक्त वहशत के अलावा और कुछ देख नहीं रही थी। वो खामोशी से गहरे सांस ले रहा था, मगर उसकी सुर्ख आंखें और भींचे हुए होंठ उसे पुरसुकून जाहिर नहीं कर रहे थे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस बार आपसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। वो गुर्राया। मैं तुम्हारे लिए कोई जाए फरार ही नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर ने उतने ही सर्द लहजे में कहा था। आप हर रास्ता बंद नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता तो हर इंसान के पास होता है। मेरे पास भी है। अलीज़ा ने उसे उल्टे कदमों से पीछे जाते और कहते हुए सुना था। उसने अंकल जहांगीर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट देखी थी, और फिर उसने उमर जहांगीर को बिजली की सी तेजी से साइड टेबल की दराज खोलते और रिवॉल्वर निकालते देखा था। अगले ही लम्हे उसने अपने वजूद को खौफ से सर्द होते हुए पाया था। उमर! उसके हलक से बेख्तियार चीख निकली थी। वो अब भी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा रहा था। तो हम लोग इसी नोट पर अपनी आज की एपिसोड ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह इस स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। आइंदा के लिए भी आप अपनी रिकमेंडेशंस और किसी और नॉवल की कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आइंदा किसी और अच्छी कहानी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, हँसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।